शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति को देश ने इतना प्यार दिया होगा जितना मुझे मिला है, लेकिन उसके बाद वो स्टूडेंट के मन तक पहुंचना, उसके दिल को छूना, उसका विश्वास जीतना। उन 8-10 को पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और हमें फुलवारी शरीफ की जेल के अंदर में लेकर के गए। वहाँ हमने 7 दिन खूब मस्ती की। तो सर व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ अस्सी वर्मा? कहना कठिन है, इसलिए कहना कठिन है कि जिसको कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है ना। सर जो अगला जो सवाल जो गूगल पे आता है कि इज अस्सी वर्मा मैरिड क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या जवाब है? किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी से ये सवाल पूछा, मुझसे क्यों? सर इसके सिवा आपने कभी फायदा उठाया अस्सी वर्मा होने का, क्योंकि आप सेलिब्रिटी स्टेटस होल्ड करते हैं? तो ये पेरेंट्स का जो ओरिएंटेशन है, उनके जो चक्षु खुलने चाहिए, उनको जो ऐसे लगता है कि एक बार मेरा बच्चा आईआईटी में पहुंच जाएगा या एम्स में पहुंच जाएगा तो उसका ज़िंदगी भर उसकी खुशहाली में गुजरेगी, जो कि फैक्ट से बहुत परे है। आप सब लोग जानते हैं, आप सब आईआईटी के स्टूडेंट्स। जब बच्चे ने जेई पास किया है, एडवांस भी पास किया है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, आईआईटी कानपुर के अंदर में उसका एडमिशन हुआ है, छोटी मोटी आईआईटी में नहीं हुआ है, अब उसको काउंसलिंग की क्यों जरूरत है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चिल मिजाज। एंड आज हमारे साथ है हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोफेसर अस्सी वर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो सर स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स, सिंस आप फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो फिजिक्स आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आया? क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं या ब्राइट होते हैं उनको साइंस दिलवाया जाता है, तो आप बचपन में ब्राइट थे, फिर फिजिक्स कैसे आया? वो टपका मैंने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, कोई प्रयास नहीं किया। ये 1960s की बातें हम लोग कर रहे हैं कि फिजिक्स कैसे मेरे साथ जुड़ा। 60s के अंदर में इतना एक्सपोजर, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी जानकारियाँ विभिन्न कैरियर्स के बारे में नहीं थी, तो जो सामने है उसी में से चूज़ करना है। तो उस समय में मेरी भी परिवार की माली हालत भी अच्छी नहीं थी, तो हम किसी बड़ी हाई सोसाइटी में भी नहीं थे कि जहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बस प्रवाह में जो मिल गया, ब्राइट वाइट तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है ना, देखो कोई ब्राइट और बिना ब्राइट होते नहीं है, वो उनमें एक बहुत छोटा ही सा फ़र्क होता है, एप्सिलॉन टाइप का ही फ़र्क होता है ब्राइट में और सो कॉल्ड नहीं ब्राइट के अंदर में। लेकिन हम लोग उसी को जूम करके बड़ा कर देते हैं और फिर उसकी खाई को बढ़ा देते हैं कि ये तो बहुत ब्रिलियंट है और ये तो बहुत डल है। ऐसे कुछ होता नहीं है, सब एक ही तरह के होते हैं। आपको सोचने के संस्कार कैसे मिले हैं, आपका दिमाग किस प्रकार से विवेचना करता है, एनालिसिस करता है, व्याख्या करता है किसी दिए हुए सिचुएशन की, वो आपको डिस्टिंग्विश करता है। तो इंटेलिजेंस सब में होता है, क्षमताएं सब में होती हैं, बट अगर ट्रेनिंग इस प्रकार की मिली है अपने को कि हम ठीक प्रकार से सिचुएशंस को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, और दूसरे को मिली है जिसमें कि वो कर सकते हैं, तब वो डिफरेंस दिखता है। स्कूल के समय में तो ये बहुत ही वेल नोन इन्फॉर्मेशन है कि स्कूल के समय मेरे रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते थे और मुझको कभी भी क्लास नाइन्थ तक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में हम पास हो गए हों इम्तहान में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना। कुछ सब्जेक्ट में वो लाल निशान लग ही जाते थे कि इस सब्जेक्ट में आप फेल हो, तो ऐसा था। लेकिन ठीक है, वो क्लास 8 के समय में निर्णय होता था कि साइंस लेना है कि आर्ट लेना है कि कॉमर्स लेना है, और अगर साइंस लेना है तो मैथ लेना है कि बायोलॉजी लेनी है। क्लास 8 में घुसते समय ही ये तय करना होता था, और मैंने स्कूल सिस्टम में प्रवेश ही किया था क्लास 6 में। उसके पहले तो स्कूल में गया ही नहीं था, मुझे भेजा ही नहीं गया था। तो क्लास 6 और 7 में जब पहली बार आप स्कूल जाओ, इतने 11-12 साल की उम्र के अंदर में, और देखो कि अच्छा कोई बिल्डिंग होती है जिसको स्कूल बोला जाता है, वहाँ से शुरुआत होती है, तो पहले 2 साल में क्या समझ में आने वाला था। तो इसलिए वो साइंस ले लिया गया, मैथमेटिक्स ले लिया गया, वो अनायास हुआ, बिना सोचे समझे ही हुआ। और वो जब ले लिया गया और बाद में जब वो इंटरमीडिएट का समय आया, तब फिर 3 विषय पढ़ाने पड़े, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
तब तक हमारी जो गाड़ी है वो काफ़ी पटरी पर थी, तो हमने बहुत मन लगा करके पढ़ा चीज़ों को। मन लगा के नहीं पढ़ा ऐसा कहना भी उचित नहीं है, पढ़ने में मेरा मन लगा ऐसा कहना उचित है। मैंने मन नहीं लगाया, मैं क्या मन लगाऊंगा वो मन लगा, पढ़ने में मन लगा। जब मन लगा और फॉर्चुनेटली चूँकि मैं स्कूल लेट गया हूँ, 11 साल 12 साल की उम्र में मैं स्कूल गया हूँ या 10 साल की उम्र में स्कूल, तो जो स्कूल सिस्टम का पोल्यूशन है वो मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ कभी। जितने ज़्यादा समय आप स्कूल सिस्टम में रहते हैं उतना ज़्यादा वो स्कूल सिस्टम का पोल्यूशन अपने ऊपर हावी होता है। तो इस मामले में मैं भाग्यशाली रहा कि हमें पहले 10 साल तक कम से कम उस सिस्टम से हम बच कर के रहे और अपनी मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास खुद से किया। ऐसा थोड़ी है कि हम स्कूल नहीं गए तो हम एक भोंदू विद्यार्थी बने, ऐसा नहीं है। हमने अपनी क्षमताओं का विकास खुद से किया, स्कूल के गाइडेंस में नहीं, स्कूल के रेजिमेंटेशन में नहीं किया, स्कूल की बाउंड्री कंडीशंस के तहत बंद करके नहीं किया। तो इसलिए विकास बहुत तेज हुआ, अपने मस्तिष्क का विकास बहुत तेज हुआ, ट्रेनिंग बहुत तेज हुई। क्योंकि हर बच्चा जो जन्म लेता है वो इतना तेज़ी से सीखता है चीज़ों को, स्कूल जाने के पहले कितना सारा चीज़ें सीख करके वो तब स्कूल में प्रवेश करता है, जो भी नर्सरी केजी वगैरह में जाता है। उसके बाद से उसकी अवनति के द्वार खुलते हैं स्कूल में जाने के बाद, तब तक तो बहुत कुछ सीखता है। तो वो पीरियड चूँकि मेरा बहुत लंबा रहा, तो हमारे सोचने की जो क्षमता थी, सोचने की जो दिशा थी, थ्रेडबेयर एनालिसिस करना, लूप होल्स दिख जाना मुझे कि इस आर्ग्यूमेंट में यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ें मेरी काफ़ी अच्छी रही। और इस कारण से जब पढ़ना शुरू किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी कुछ अच्छा लगा। लेकिन बीएससी ऑनर्स के लिए तो एक ही विषय चुनना था, कोई एक चुनते ही गणित में जाने का ज़्यादा मन था मेरा। लेकिन वो ठीक है, लोगों ने मुझे समझाया कि फिज़िक्स में जाओगे तो गणित से तो बहुत रूबरू होना ही पड़ेगा, तो गणित की जो तुम्हारी इच्छा है या तुम्हारी प्यास है वो भी पूरी होगी और साथ में फिज़िक्स का अपना जो आनंद है वो भी तुम्हें मिलेगा, तो डबल फ़ायदा है, तो फिज़िक्स में जाओ। तो इस तरीके से करके मैं फिज़िक्स के अंदर में एंटर किया। सर आपने बीएससी ऑनर्स किया है? हाँ जी। उस टाइम पे तक तो आईआईटीज एग्जिस्ट करने लग गई थी। बहुत आराम से आईआईटीज़ थी और मैं जिस कॉलेज में था जहाँ से मैंने इंटर किया, तो वहाँ अच्छा माहौल था जेईई का, और हमेशा वहाँ से 8-10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी होते थे। उस समय 5 आईआईटीज़ हुआ करती थी, 5 आईआईटीज़ मिला करके हमारे एक कॉलेज से और 5, 6, 8 स्टूडेंट्स हर साल सेलेक्ट होते थे, पूरा वातावरण था उसका। लेकिन मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैंने जेईई का फॉर्म भरा। क्यों? इसलिए कि मैं प्रदूषित नहीं था। अच्छा। इसलिए कि मैं सिचुएशंस को अपने हिसाब से जज कर सकता था, अपने हिसाब से निर्णय ले सकता था। मैं दूसरे क्या कर रहे हैं वो मेरे ऊपर हावी नहीं होता मेरे निर्णय लेने के अंदर में। और वो आशंकाएं कि वो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ऐसा करियर, वो करेंगे तो वो सब नहीं था मैं प्रदूषित नहीं था। और इस कारण से मैंने शुरू में ही तय किया था, स्कूल के ही समय में, जिस समय मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं होते थे उसी समय मैंने तय किया था, क्लास 7-8 के समय, कि मुझको शिक्षक बनना है। किसी भी विषय में मुझे शिक्षक ही बनना है, चाहे स्कूल में बनूं, चाहे कॉलेज में बनूं, चाहे प्राथमिक पाठशाला में बनूं, बनना शिक्षक है। और इसलिए जब इंटर के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आनंद आया उसको पढ़ करके, और बहुत अच्छा लगा कि हाँ क्या क्या मस्त विषय है, तो उसका विषय भी तय हो गया फिर कि अपने को शिक्षक बनना है और साइंस में शिक्षक बनना है, साइंस के प्योर साइंसेस के इसमें मुझे को जाना है, उसी स्ट्रीम में जाना है। तो इसलिए जेईई के फॉर्म नहीं भरा, और आप देख रहे हो कि मैंने नहीं भर के कोई गलती नहीं की। सर बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पर आप कैसे कह सकते थे? क्यों नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि जिसमें मेरा मन है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो उसमें मैं काम करूंगा तो सफलताएं मिलेंगी, नहीं काम करूंगा। जैसे हमने भी पोल्यूशन की बात की, तो वो पोल्यूशन स्टिल भी एग्जिस्ट करता है आजकल। बच्चे अभी भी रेट रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा रेट रेस होती है बच्चों के लिए कि एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आईआईटी जाना है। तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो, अपना जो मस्तिष्क होता है ना, अपनी जो भावनाएं होती हैं, दिल होता है, दिमाग होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत डाइवर्स है, वो बहुत सुंदर है।
आप उस सबको एक उसके अंदर में, एक बोरे के अंदर में भर रहे हो। हर किसी को आईआईटी करना है, हर किसी को नीट करना है, हर किसी को इंजीनियरिंग करना है, हर किसी को कंप्यूटर साइंस करना है। वहाँ तक ये भी नहीं कि चलो इंजीनियरिंग करना है, सिर्फ पैकेज हर तक। किसी को कंप्यूटर साइंस करना है, उसमें भी डेटा साइंस करना है। तो आपकी जो डाइवर्सिटी है ब्रेन की, आप उसको कतई नहीं पहचान रहे हो और कतई उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो आईआईटीज के अंदर में आते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर में जाते हैं, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, वो मुझे लिखते हैं कि हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने जेईई की परीक्षा दी, मेरा सिलेक्शन हुआ और हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। बहुत सारे ईमेल मेरे इस प्रकार के आते हैं। तो बात वहीं पर है कि हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं, अपने दिमाग को नहीं पहचान रहे हैं, अपने दिल को नहीं पहचान रहे हैं। और एक वो मृग तृष्णा है, एक भ्रम है, एक आभास है कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, जो कि मिथ है, पूरी तरह से मिथ है। आप जानते हैं सर, सब इसका सॉल्यूशन क्या है? के। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? मैं क्यों बताऊं क्या सॉल्यूशन है? मैं कोई वो समाज सुधारक थोड़ी हूँ कि उसके सॉल्यूशन। लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है ना, वो दो जगह से है, एक परिवार से और एक स्कूल से। स्कूल सिस्टम में हमें अपने विषय की सुंदरता को सामने लाना। देखो, प्लेजर सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जिसमें प्लेजर मिलता है आदमी वही काम करता है, चाहे वो प्लेजर अच्छे काम से मिले या खराब काम से मिले। आप रात रात भर लोग इंटरनेट खोल करके उल्टे सीधे साइट्स पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको प्लेजर मिलता है वहाँ पे। ओके, तो जो स्कूल सिस्टम है उसका काम है कि विषय का प्लेजर उसके सामने में रखना और उसका अनुभव कराना, उसको फील कराना कि जो इकोनॉमिक्स है आपका, जो सोशल साइंसेस है आपका, या जो फिजिक्स है आपका, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इट्स ब्यूटीफुल। तो जिस विषय के शिक्षक हैं ये उनका दायित्व है अपनी दुकान ठीक चलाएं और अपने विषय के बारे में वो लोगों को इम्प्रेस करें। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षक जो है, जो क्लास में जब भी जाए तो उसको दिखना चाहिए कि ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सर, लेकिन आजकल का जो टाइम है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मतलब एक कारोबार जो बोलते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, चाहे स्कूल्स हैं, तो एक बिजनेस बन के रह गया है। और काफ़ी ऐसी खबरें भी आती रहती है कोटा वगैरह शहरों से कि बिल्कुल प्रेशर में बच्चे रहते हैं, या फिर सुसाइड जैसी खबरें। तो सर, उनका क्या समाधान है? वही तो कह रहा हूँ, दो एंगल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल में, जो हमारे टीचर्स हों हर विषय के अंदर में, चाहे लिटरेचर का विषय हो, चाहे साइंस का हो, या मैथमेटिक्स का हो, या किसी भी संस्कृत का, किसी भी चीज़ का हो, वो टीचर को पहले प्राइड होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्राइड होना चाहिए उसको। ये होना चाहिए उसको। तो उसको अगर वो प्राइड होगा, उसको अगर उसके अंदर में खूबसूरती नज़र आएगी, तो फिर अपने स्टूडेंट्स को वैसे परोसेगा। ओके, तो लोग बहुत कैरियर और ये और वो के पीछे नहीं जाते हैं। वो जाते होते तो जब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इतना समय बर्बाद करते हैं वीडियो गेम खेलने पे, नहीं करते ना। अगर वो इतना ही करियर कॉन्शियस होते हैं कि आईआईटी जाएंगे तो अच्छा करियर बनेगा, अगर इतना ही करियर कॉन्शियस होते तो क्यों समय बर्बाद करते फालतू के कामों में? क्यों वीडियो गेम खेलते इतना सारा? क्यों इंटरनेट के साइट पर इधर उधर जाते? वो करियर कॉन्शियसनेस के कारण से नहीं जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो दुनिया क्या है और दुनिया कैसी है, कितनी खूबसूरत दुनिया है, उसके कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशंस हैं, उनको पता नहीं है। द स्कूल टीचर्स कैन डू दिस, अपने अपने सब्जेक्ट में दे कैन डू दिस। एक ये है। दूसरा पेरेंट्स है, उसके लिए सामाजिक आंदोलन चाहिए। जो टीचर्स हैं उसको सामाजिक आंदोलन नहीं चाहिए, उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। टीचर्स को आप प्रॉपरली ट्रेन अप कर सकते हैं, उसको अपने सब्जेक्ट में दिखने लगे सब्जेक्ट। अब मैं तमाम वर्कशॉप करता हूँ फिजिक्स टीचर्स की, तो वो दिखता नहीं है ना, वो उस खूबसूरती दिखती नहीं है, दिखानी पड़ती है। बट इट कैन बी डन बाय ट्रेनिंग। पेरेंट्स का जो मामला है, वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं चलने वाली है ना, वो एक सामाजिक आंदोलन होने वाला है। एक सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी इस बात का रियलाइजेशन चाहिए। कोटा में जब लोग जाके स्ट्रेस के मारे आत्महत्या कर रहे हैं, और छोड़ो कोटा, क्या आईआईटी के अंदर में आत्महत्या नहीं हो रही है? ठीक है, एक साल में 20 नहीं हो रही हैं लेकिन हो रही है ना। और एक आत्महत्या के पीछे कितने लोग हैं जो कि वहाँ तक वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके आसपास में घूम रहे हैं।
ऐसा थोड़ी कि एक आइसोलेटेड केस होता है। आइसोलेटेड केस तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो रेगुलर है, 3-4 साल के बाद कभी न किसी की खबर आ जाती है। वो तो सिस्टम से आ रहा है, उस खास व्यक्ति के कारण से नहीं आ रहा है, सिस्टम से ही आ रहा है। पेरेंट्स जब देख रहे हैं कि ये हालत हो रही है आईआईटी में जाने वालों की और तैयारी करने वाले की, तो काहे को अपने बच्चे को वहां भेज रहे? तो ये पेरेंट्स का जो ओरिएंटेशन है, उनके जो चक्षु खुलने चाहिए, उनको जो ऐसे लगता है कि एक बार मेरा बच्चा आईआईटी में पहुंच जाएगा या एम्स में पहुंच जाएगा तो उसका ज़िंदगी भर उसकी खुशहाली में गुजरेगी, जो कि फैक्ट से बहुत परे है। आप सब लोग जानते हैं, आप सब आईआईटी के स्टूडेंट्स। तो ये दो डायरेक्शंस है जहाँ पर कि काम होना चाहिए। एक पेरेंट्स का ओरिएंटेशन होना चाहिए, वेरी डिफ़िकल्ट। टीचर्स का भी वेरी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी ड्यूएबल लग रहा है। उसकी एक बन सकती है, एल्गोरिदम बनाई जा सकती है इन प्रिंसिपल। हालांकि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स, बहुत सारे उसके मॉड्यूल्स डेवलप करने होंगे, जिसमें कि टीचर्स उस बात को एंजॉय कर सके, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। वो भी कठिन काम है, आसान काम नहीं है, बट एटलीस्ट दिखता है कि हाँ, किया जाने योग्य काम है। पेरेंट्स वाले के लिए तो वाकई सामाजिक आंदोलन ही चाहिए। सर आपके घर पे कैसा माहौल था? आपके पेरेंट्स कैसे थे उस टाइम पे 1960s मेरे में? पिताजी कभी स्कूल नहीं गए पूरी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने क्लास 1 का भी इम्तहान नहीं दिया था। कभी स्कूल गए नहीं, 1-2 महीने के लिए गए होंगे, बाद में मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाता। मेरी माताजी को तो अक्षर ज्ञान भी नहीं था। मेरे पिताजी को उन्होंने अक्षर ज्ञान करवाया। मेरे बड़े भैया जो 18 साल मुझसे बड़े थे, वो ज़रूर खूब बढ़िया पढ़ते थे और हमेशा क्लास में फर्स्ट आना और ये गोल्ड मेडल, और वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होकर रिटायर हुए। अच्छा। हाँ, तो उस परिवार से मेरे बड़े भैया थे जो कि तो इस तरीके का माहौल था। और मेरे बड़े भैया ने भी कभी एम्बिशंस नहीं पाले। बहुत कठिन आर्थिक परिस्थितियों में रहे। 4 साल, बैचलर्स के 2 साल, मास्टर्स के 2 साल हॉस्टल में रहे, क्योंकि हम लोग दरभंगा में थे उस समय में। तो दरभंगा में उस तरह के पीजी कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, तो उनको बाहर पढ़ना पड़ा मुजफ्फरपुर में, और फिर बाद में पटना में हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में पहले ही समय जा कर के, और हॉस्टल बदलता भी रहता है, इस साल ये हॉस्टल है, अगले साल हो सकता है दूसरा। तो जा कर के सबसे पहला काम होता था कि एक एप्लीकेशन देना कि मेस का जितना बिल आता है मैं उसका आधा ही दूंगा, अच्छा। और मैं दिन भर में मिलाकर एक ही बार खाना खाऊंगा, और इसलिए मुझसे आधी ही फीस ली। 4 ईयर्स, 4 कंप्लीट ईयर्स। तो वो था। तो उनका कोई ऐसा बड़ा एम्बिशन नहीं था, लेकिन हाँ, वो चाहते थे कि बस हम जो छोटे उनके भाई बहन हैं वो पढ़ें लिखें, अच्छा करियर बनाएं, अच्छा रिजल्ट्स करें, अच्छा ये करें। तो ऐसा था। तो इस तरह का घर का माहौल था, तो घर से कोई प्रेशर नहीं था। सर दूसरी बात, अगर सिस्टम की करें, जो भी एक नया रूल आ रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ना लिया जाए कोचिंग्स में, तो ये क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? इम्प्लीमेंट होगा क्या? पहली बात तो इम्प्लीमेंट होगा क्या? कोचिंग कराने के लिए अगर पेरेंट्स बेताब है, और कोचिंग देने के लिए अगर बिजनेस पर्सन्स बेताब हैं, तो क्या आप रूल बना करके रोक सकते हो? सर लोग तो इनसे प्राइवेट में करना पड़ेगा ना फिर। हाँ, तो ये जो है ना, ठीक है, आपके जो बड़े बड़े जायंट्स फिटजेई और वो सब हैं, उन सब के ऊपर आप नकेल कर सकते हो, लेकिन गली गली में जो खुल रखे हैं उन पे क्या नकेल कर सकते? मैं पटना में जाता हूँ, पटना में मैं रहता हूँ, एक संतोष कुमार हमारे मित्र हैं, उनके घर पे रहता हूँ, प्रोफेसर है वहाँ पे। तो सड़क के एक पार उनका घर है, उसके दूसरे पार जो घर है उसका जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट है, फोटो है मेरे फ़ोन में या कंप्यूटर्स में। कोचिंग क्लासेस, नर्सरी टू क्लास 5, इतने बजे से इतने बजे तक, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित। अब बताओ, वो घर घर के अंदर में लोग खोल रहे हैं और चल रहा है उनका, तो कानून क्या कर लेगा? और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि किसी बच्चे को अगर खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको व्हील चेयर नहीं पकड़ा सकते हो, उसको गिरने दो। गिरता ही है, हर बच्चा गिरता है। जब खड़ा होना सीखता है तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही खड़ा हो जाता है, लड़खड़ाता ही है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा। और पेरेंट्स को खुश होते हैं उस समय में, ऐसा नहीं कहते बच्चे को कितना कष्ट हो रहा है, भैया इसको एक व्हील चेयर दे दो। आज वही हो रहा है ना।
मेरा बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है स्कूल का, एक ट्यूटर लगाओ। मेरा बच्चा जो है सो बाकियों से 10 नंबर कम पा के रखा हुआ है, उसको ट्यूशन में डाल दो। आप उसको व्हीलचेयर पकड़ा रहे हो जब उसके पैर मजबूत होने का समय है। उस समय में हमेशा के लिए वो बच्चा कमज़ोर होता है, और इसीलिए बाद में इतना साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो जाता है वो, कि किसी तरह के एडवर्स सिचुएशन को वो फेस नहीं कर पाता है। तो सर ये समस्याएं हैं, ये जो ट्यूशन कोचिंग का सारा मामला है। एक मामले में उनकी तारीफ करता हूँ मैं, ट्यूशन कोचिंग कराने वालों को, कि वो ईमानदार बहुत है। वो बिल्कुल साफ कहते हैं स्टूडेंट्स को कि मेरा मैंडेट आपको परीक्षा पास कराना है, आपको पढ़ाना नहीं है ना। वो विद वेरी क्लियर, और ये आपको बता करके ही कहते हैं आपको आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत, आपको पढ़ना है तो कहीं और जाओ, आपको इम्तिहान पास करना है तो मेरे पास आओ। यही तो होता है ना ट्यूशन के अंदर में। दैट वे दे आर वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर इम्तिहान पास कर गए और लर्निंग नहीं की, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इम्तिहान पास कर गए, विभिन्न प्रकार की जो उनकी तकनीक्स होती हैं इम्तिहान पास करने और कराने की, शॉर्ट ऑफ इलीगल वेज, ओके। शॉर्ट ऑफ इलीगल वेज, रट लो, याद कर लो, 1000 सवाल बना लो, कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा, पैटर्न्स रटवा दिए। पैटर्न्स रटवा दिए, दीज आर इलीगल मेथड्स। तो ऐसा करके उन्होंने अगर बिना सब्जेक्ट को समझाए हुए, बिना सब्जेक्ट के डेप्थ में गए हुए, बिना उसकी क्षमता को बढ़ाए हुए, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाए हुए अगर इम्तिहान में पास करा दिया, ऐसे ही बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशन में जा करके ज़्यादा कष्ट पाते हैं। कितने हैं आपके काउंसलिंग सर्विस कितनी बड़ी है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में? अच्छी खासी बढ़िया सर। क्यों? जब बच्चे ने जेई पास किया है, एडवांस भी पास किया है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, आईआईटी कानपुर के अंदर में उसका एडमिशन हुआ है, छोटी मोटी आईआईटी में नहीं हुआ है, अब उसको काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है? इतने सारे काउंसलर्स रखने की, फैकल्टी का अलग, स्टूडेंट्स का अलग, हॉस्टल का अलग, ये वो इतना बड़ा काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्यों? कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो जेई पास करके इंस्टीट्यूशन में किसी में एडमिशन ले लेना, इट्स एब्सोल्युटली हैज़ नो कनेक्शन विथ योर डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट। ये आपने अपने उधर के समय में, वो 12-13 साल जो आपने पढ़ाई की है स्कूल सिस्टम में, उस पीरियड के अंदर में आपने अपने मस्तिष्क का कैसे विकास किया है, और आप चीज़ों को कितना देख करके आपको चीज़ें दिखती हैं, उसके माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें आपको दिख जाती हैं, और उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करके, और कुछ गड़बड़ है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालना, ये सब ट्रेनिंग अगर है तो यू विल डू एक्सेलेंट। जुगनू भी उड़ाएंगे आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स जो हैं, फार्मूला कार भी बनाएंगे। और अगर वो नहीं हुआ है तो फिर वो जाएंगे उसके पास, आलोक वाजपेयी के पास भी जाएंगे। सर व्हाट डिफाइंस यू बेस्ट, टीचर और साइंटिस्ट? ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर बेहतर होता है कि वकील बेहतर होता है, ऐसा थोड़ी होता है। वकील बेहतर होता है कि पोइट बेहतर होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अपनी अपनी ब्यूटी है, तो अपनी अपनी ब्यूटी है भाई। हर चीज़ के अंदर में आपको जिसमें आप रम गए, जिसमें आप रम गए वही बेटर है। सर रिसर्च में ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में? किस, मेरे लिए आप इंडिविजुअल, मेरे लिए हाँ इंडिविजुअली टीचिंग, आई हैव एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन इन दैट। सर आप हर उम्र के बच्चों को पढ़ाते हो, 8वीं से लेके ग्रेजुएट्स, इंजीनियर, सबको। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? दिक्कत क्या है उसमें? अगर मेरे में कॉम्पिटेंस अगर है सब्जेक्ट का, तो मैं क्यों नहीं क्लास 6 के बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, क्लास 5 के बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, क्लास 9 के बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं पढ़ा सकता? तब पढ़ाने की अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इट्स नॉट ए सिंपल थिंग। आपका ज्ञान है, आप इंजॉय करते हो, अपने सब्जेक्ट को इंजॉय करते हो, वो तो प्री रिक्विजिट है। लेकिन उसके बाद वो स्टूडेंट के मन तक पहुँचना, उसके दिल को छूना, उसका विश्वास जीतना। अब आप देखो ना, स्टूडेंट के ऊपर कोई बाध्यता है क्या कि आप बोल रहे हैं तो आपको सुने? कोई बाध्यता है क्या? आप क्लास में यहाँ खड़े होकर बोर्ड पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उसके ऊपर कोई बंधन है क्या? नहीं। अगर वो आपको सुन रहा है, कुछ और सोच रहा है, तो उसके ऊपर क्या आप मुकदमा दायर करोगे? क्या बाध्यता है उसको? कोई बाध्यता नहीं है उसकी। नहीं सर, एक तरफ इतनी हाई रिसर्च कर रहे हैं, फिर एक तरफ 8 से 10 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो मैं पूछना चाह रहा था। हाँ भाई, अभी जो 8वीं 10वीं के बच्चे हैं वही कल को 12वीं 14वीं में जाएंगे। ओके, तो एक सबका जो एक शिक्षक हो और जो सोसाइटी के साथ में अपने को कनेक्ट करता हो, उसका तो दायित्व ये बनता है
कि छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, उनको वो सब्जेक्ट का जो फील है ना वो डेवलप कराएं, और उसमें उसको उसको पता चले कि अच्छा सब्जेक्ट इतना बढ़िया है, इतना प्यारा है। वो कराना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो क्लास 5 के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे हैं, उनको भी हम पढ़ा लेते हैं, 8-9 को भी पढ़ा लेते हैं, और बारों आगे वालों को भी पढ़ा देते हैं। उद्देश्य पे डिपेंड करता है। एज ए टीचर मैं क्यों पढ़ाता हूँ 8वीं वालों को? जब मैं IIT कानपुर में था 6 साल पहले तक, तब भी शिक्षा सोपान के माध्यम से मैं तमाम गांवों में जा कर के और इस तरह के छोटे बच्चों के साथ में घुल मिल करके और ये सब, है ना। तो वो क्यों किया मैंने? क्योंकि उद्देश्य क्या है अपना, वो एक तो कुछ होता है लोगों का कि भाई अपने को इसलिए अच्छा टीचर बनने का तो बहुत ही कम दृष्टांत है कि लोग अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना जो करियर ग्रोथ है वो रिसर्च पे डिपेंड करता है, टीचिंग पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। IIT वगैरह में प्रमोशंस हैं, ये हैं, फिर कहीं डायरेक्टर होना है, कहीं कुछ होना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आपने कितनी चेयर की, वो चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो उसकी बात छोड़ दो, हम उनकी बात करते हैं जो शिक्षक हैं, जेन्युइन शिक्षक हैं, और शिक्षा में उनको शिक्षा देने में उनको बहुत आनंद आता है और बहुत ही अच्छे। अब उनका भी प्रॉब्लम है, उनका भी प्रॉब्लम है कि वो सोसाइटी के साथ में वो मन से वैसा कनेक्ट नहीं है। वो अपनी ड्यूटी अच्छी निभा रहे हैं, उनको टीच करना है तो को अच्छे क्लास नोट बना रहे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी डिज़ाइन कर रहे हैं बच्चों के साथ में, पर उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे, अपना कर्तव्य वो निभा रहे हैं। लेकिन जो दर्द होता है वो दर्द नहीं है, मेरे को वो दर्द है। मैंने अपने बचपन में जिस प्रकार के स्कूल से मैं आया हूँ और जिस तरीके का सिस्टम मैंने 7वीं में 8वीं में फेल 6 महीने पे जो एग्ज़ाम होते हैं हाफ ईयरली, उसके अंदर में 4-5 सब्जेक्ट्स में फेल, एनुअल है उसके अंदर में 3 सब्जेक्ट में फेल, सबसे कमज़ोर बच्चा, सबसे ऐसा बच्चा, ये मेरी ख्याति रही है। और आज की तारीख में मैं जान रहा हूँ कि मैं उस ख्याति के योग्य था नहीं जो ख्याति मुझे मिली थी। तो वो दर्द है, वो दर्द है। तो वो छोटे बच्चे हों, गांव के बच्चे हों, कोई भी बच्चे हो ना, वो दिल के अंदर में कसक है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर डालूँ। तो इसलिए वो, और अगर वो दर्द होगा ना तो आप अपने विद्यार्थियों के दिल तक पहुँचोगे। अच्छा पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपने अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, वो नहीं उतरता है दिल में, वो दिमाग में ही उतरेगा। लेकिन आप अगर उसको आत्मा के साथ में जुड़े हो ना, उसके साथ में आप उसके दर्द को, आप अपना दर्द महसूस कर पा रहे हो, आप देख रहे हो कि इस बच्चे का करियर खराब हो रहा है, ये मृग तृष्णाओं में घूम रहा है, ये मिथ में जी रहा है, इसको मिथ में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसका दर्द अगर मुझे है तो फिर उस बच्चे के मैं दिल में उतर सकता हूँ। और फिर जो हम टीच कर रहे हैं, जो हम उसको ओरिएंटेशन देना चाह रहे हैं, जो उसका दिमाग एक दिशा से दूसरी दिशा में वो हो सकता है तो ये कठिन विषय है। सर मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी पुरानी, मतलब आप जब क्लास में पढ़ाते हो, कभी टायर लेके कभी बैग लेके, तो ये मेथड्स कैसे डेवलप किया आपने, मतलब इस तरीके से पढ़ाना? ये ऐसा है ना, ऐसा है कि फिज़िक्स सब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पे मैं अपने अपने सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हूँ। फिज़िक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि प्रकृति ने हमें ऑलरेडी फिज़िक्स की एक बड़ी प्रयोगशाला बना करके दे रखी है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते। इतना बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा फिज़िक्स वालों का, वी आर सो लकी एंड प्रिविलेज्ड कि नेचर ने मुझको इतनी बड़ी प्रयोगशाला सर्वसुलभ, किसी को उसके लिए एंट्री के लिए पास की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्कूल सिस्टम में अगर हम जाएँ तो आप लाइट पढ़ाते हो, कितनी सारी लाइट यहाँ पर है। हाँ, आप मैग्नेटिज्म पढ़ाते हो, तमाम तरह तरह के मैग्नेट्स दिखते हैं, अर्थ अपने आप में एक बड़ा मैग्नेट होता है। सारे फ्रिज के ऊपर, इसके उसके ऊपर, खिलौनों के अंदर में मैग्नेट्स रखे होते हैं। आप मोशन बताते हो, हर चीज़ यहाँ पे दिखती ही है मूव करती हुई, हम खुद मूव करते हैं, चीज़ें मूव करती हैं। स्पोर्ट्स के अंदर में फुटबॉल मूव करता है। आप क्या, जितनी चीज़ें आपको पढ़ानी है ना, उसकी लैब तो है ना अपने पास में, बनी बनाई लैब है, बनी बनाई लैब है। पानी बहता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, बनी बनाई लैब है अपनी, इतनी बड़ी लैब है अपने पास में। उसका इस्तेमाल नहीं करके
ये जो आपने बोर्ड पे पीछे इक्वेशंस लिखे हैं ना, इन इक्वेशंस से आप पढ़ा रहे हो। दीज इक्वेशंस आर डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या है? ये नेचर को डिस्क्राइब करने की कहानी है ये। लेकिन अगर मुझको नेचर ही समझ नहीं आ रहा है, वही पता नहीं है, तो किसकी कहानी भाई? क्या समझा रहे हो इससे? तो जो दिख रहा है किचन के अंदर में, प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है, आलू जल्दी गलता है, मटर जल्दी गलता है, प्रेशर कुकर में ना करके कढ़ाई में बनाओ तो देर में गलता है, मिक्सर घूमता है हमारा, चटनी बनती है उसके अंदर में, हजार चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप ढूंढो। साउंड आप पढ़ते हो, साउंड लोग बात करते हैं तो साउंड से वहाँ से शुरुआत होती है। तो ये है। तो अगर अपने विषय के बारे में कह रहा हूँ, अपने अपने विषय की विशेषता लोग अपने उसके विशेषज्ञ हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन मैं अपने विषय की बात कर रहा हूँ। अगर हम इस दुनिया में जो फिज़िक्स हो रही है, दुनिया में आँख के सामने, मेरे घर में, मेरे किचन में, मेरे स्पोर्ट्स ग्राउंड में, वो जो हो रही है, मेरा आसमान नीला दिख रहा है, मेरा पानी वैसा दिख रहा है, उसके साथ में जोड़ के अगर हम फिज़िक्स पढ़ाते ना, तब वो प्यार पनपता है। सब्जेक्ट के साथ में प्यार तब पनपता है, नहीं तो नहीं पनपेगा। वो इक्वेशंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहीं पे रह जाता है। तो इस कारण से मेरी कोशिश हमेशा रही पढ़ाते समय में कि जो फिनोमेना मैं बताना चाह रहा हूँ वो फिनोमेना हो रहा है, लोगों के सामने टेबल के ऊपर हो रहा है, फिर उसके इक्वेशन लिखो। पता तो है कि किस चीज़ के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। मैथमेटिक्स तो करना है, इक्वेशन भी लिखना है, सॉल्व भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पता तो रहना कि किसके लिए करना है, क्यों करना है। तो इस कारण से हमने हमेशा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या फिनोमेना लाइव दिखा सकते हैं, वहाँ से शुरुआत करें। और बहुत थोड़ा समय लगता है, 2-3 मिनट का समय लगा और वो कनेक्शन बन गया। उसके बाद चले जाओ अपने बोर्ड के ऊपर। सर, हु इज़ योर फेवरेट फिजिसिस्ट? मैं कौन? मैं खुद ओके। मैं मैं तो आइंस्टाइन न्यूटन एक्सपेक्ट करके आया था। आइंस्टाइन न्यूटन ने कभी सोसाइटी के लिए काम किया क्या? ऐसे जा करके गांव गांव में, गली गली में नहीं किया ना? तब वो मैं कर रहा हूँ। तो दोनों में से परेशान ज़्यादा किसने किया? दोनों से ज़्यादा मुश्किल किसको समझना था? आइंस्टाइन को तो मैंने आज तक समझा ही नहीं। अच्छा। राइट। आइंस्टाइन की कई चीज़ें समझी, कई चीज़ें नहीं समझी। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझी हमने। सबको सब चीज़ समझने की जरूरत भी क्या है। और न्यूटन का तो मामला सीधा साधा है, तो काफ़ी हद तक समझ में आती है बात। ओके सर, एस सी वर्मा की कॉन्सेप्ट आर ऑन द टॉप। सर, टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसकी बात करें तो ये कैसे फ्रेम में, ये आपने कब स्टार्ट किया लिखना, या फिर ये बुक क्यों आपने सोचा लिखने का? उसका भी कारण वैसे ही था। मैंने 1979 में एज लेक्चरर ज्वाइन किया था पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे मेरे को +2 भी पढ़ाने के लिए मिलता था, बीएससी ऑनर्स सब चीज़ें पढ़ाने के लिए मिलती थी। तो +2 को पढ़ाने के लिए मेरी अपनी स्टाइल शुरू से ही ओरिएंटेशन वैसा था, तो हम उस प्रकार से पढ़ाया करते थे वहाँ बोर्ड के ऊपर। तो मेरी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी थी कि नए लेक्चरर आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, ये वो। लेकिन हमने ये पाया कई साल, 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये पाया हमने कि बच्चों के पास, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही अलग किस्म था वो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही अलग किस्म था। क्योंकि मैं हमेशा नेचर से जोड़ करके, घटनाओं से जोड़ करके, जो कॉमन इवेंट्स लोग देख रहे हैं उनके हाट बाजार से जोड़ करके और क्लासरूम में डिलीवरी करता था। करस्पॉन्डिंगली उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है घर पे जाके पढ़ने का। ओके। और घर पे अगर टेक्स्ट बुक ना हो तो आप कितना भी अच्छा वहाँ पढ़ाओगे बोर्ड पे, वो नहीं जाएगा ना। उसको तो कई बार पढ़ना पड़ता है सिंक कराने के लिए। यहाँ अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक बार अच्छे से समझ में आया, वो कितनी देर तक टिकने वाला है अगर कोई उसको रिवाइज करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये समस्या मैंने रियलाइज़ की कि टेक्स्ट बुक नहीं है जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। फिज़िक्स को मैं दुनिया की घटनाओं के साथ में जोड़ करके पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, और पढ़ा रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक नहीं है, और इस कारण से बच्चे उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैंने तो बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, खूब एकदम तैयारी वारी करके, और ज़बरदस्त लेक्चर दिया हमने, सब डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया, सब कुछ अच्छा लेक्चर, आइडियल लेक्चर हमने दिया। लेकिन मेरा पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद कोई दूसरे मैथमेटिक्स वाले आ गए, केमिस्ट्री वाले आ गए, वो भी एक से बढ़कर के एक शिक्षक हैं, तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया।
तो स्वाभाविक है ना कि मैंने जो पढ़ाया वाइप आउट हो जाएगा ना जब दूसरा तुरंत बाहर आकर के और अपना शुरू कर दिया उसने, कितनी देर टिकेगा वो। स्कूल के अंदर में 6-6 घंटे लोग पढ़ते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, तो कितनी चीज़ याद करके जाएंगे और किसने कैसे क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। टेक्स्ट बुक तो होना ज़रूरी है ना। ये रियलाइजेशन जब मेरे को हुआ तो 1984 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं है किताब तो हम क्रिएट करेंगे। तो फिर उस टाइम भी तो रेफरेंस बुक हुआ करती होगी, मतलब फॉरेन ऑथर्स की, या फिर उस टाइम जो बड़ी प्रचलित बुक्स थी। प्रॉब्लम क्या है ना, रेस्निक हॉलीडे था और वो मेरी पसंदीदा किताब थी। हमने अच्छा, बच्चों को रेजनिक हॉलीडे। हाँ मैंने कहा बच्चों को कि खरीदो ना, 11वीं 12वीं के लेवल का है वो। बच्चों ने खरीदी भी, लेकिन उससे वो कनेक्ट कर नहीं पाए, इसमें देसीपना नहीं था, देसी स्टाइल नहीं था। बना नहीं था। और मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, पटना साइंस कॉलेज में, बहुत ही अच्छा कॉलेज था वो, और बिहार के छोटे से छोटी जगह से लेके बड़ी से बड़ी जगह तक के जितने टॉपर्स हुआ करते थे अपने अपने इलाके के, उन्हीं का यहाँ एडमिशन होता था। तो ज़्यादातर बच्चे गांव के बैकग्राउंड के होते थे। वो ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे ना, ज़्यादातर बच्चे हमारे छोटे शहरों के बैकग्राउंड के होते थे, बड़े शहरों के बैकग्राउंड के बहुत कम होते थे। तो क्योंकि बड़े शहर होते ही कम है उस टाइम पर तो कहीं हुआ करते होंगे। किसी भी प्रांत में आप अगर गिनती करो, जिन शहरों का आप नाम ले सकते हो, बड़े बड़े शहर, उत्तर प्रदेश में आप देखो कितने नाम ले लोगे, 10 12 15 कितने नाम ले लोगे बड़े बड़े शहरों के। और छोटे शहर तो हजारों की संख्या में, पता नहीं आने में 10,000 करीब 20,000 कितने आप ले सकते हो। तो अगर हर जगह के और टपर बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो नेचुरली वो ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा होंगे। रेस्निक हॉलीडे की किताब उनको उनकी ज़िंदगी से फिजिक्स को नहीं जोड़ पाता। ये मेरे 4 साल के एक्सपेरिमेंट में ये डिसाइड हो गया, मेरा पक्का हो गया कि ना भैया, वो जो मनीला से वाशिंगटन और वो आइस हॉकी और ये सब जो वहाँ चल रहा है, उसके अंदर में बिलियर्ड बॉल चल रहा है, एस्केलेटर चल रहा है, उससे हमारा बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, उनका पढ़ेगा। उनकी सोसाइटी में वो होता है, उनका बच्चा पढ़ेगा। बहुत अच्छी किताब है वो। या मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि अब मुझको ये कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें से देख सकते हैं, मुझे दिख सकता है, मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ, तब ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा जो 10वीं क्लास पास करके अभी अभी आया है, उसको रेस्निक हॉलीडे हमने पकड़ाई तो जरूर, लेकिन वो वर्क किया नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखना पड़ा। सर, एक बड़ी जो प्रचलित कहावत है कि अगर आईआईटी में जाना है तो 80 तो लगानी ही पड़ेगी। तो जब आप आईआईटी के दिनों में पढ़ाते थे कॉलेज में, जब बच्चे 80 पढ़ के यहाँ पे आते थे, फिर आपसे पढ़ते थे, तो आपको थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फील आती थी? वो तो अभी भी आती है, उसमें क्या बात है वो तो अभी भी आती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति को देश ने इतना प्यार दिया होगा जितना मुझे मिला है। कभी भी किसी भी हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि जितना प्यार मुझे मिल रहा है इस देश से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी को इतना प्यार मिलता होगा, ये तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। लोग भी यही कहते हैं, टीचर के लिए इतना क्रेज, अरे कभी देखा नहीं, हमेशा होता है। अभी मैं श्रीनगर से आया हूँ, वो गढ़वाल वाला श्रीनगर, उत्तराखंड का। तो 28 फरवरी को वहाँ पे साइंस डे का लेक्चर, तो वाइस चांसलर साथ में मेरे, जब वहाँ पहुँचे तो चाय वाय पीने के बाद वो हॉल में खुशी, ओ पहला रिएक्शन एकदम आप अपने आप स्वयं स्फूर्त रिएक्शन, ओ पहली बार उन्होंने अपने कॉन्वोकेशन इसको हॉल को भरा हुआ देखा था, पहली बार। वो कहते हैं जब कॉन्वोकेशन होता है तब ये भरता है, क्योंकि सबको बैठना ही होता है, सब कुछ डिग्री मिलती है, तो उस समय में ये भरता है। उसके अलावा कभी इसको आधे से ज़्यादा भरा हुआ हमने नहीं देखा, और आज पूरा भरा हुआ देखा वाइस चांसलर। तो उस समय तो चूंकि एंटर कर रहे थे तो इतना बोलने का नहीं था, तो उन्होंने जस्ट उनको आश्चर्य हुआ, ओ ऐसा करके उनका एक्सप्रेशन आया। बाद में जब सेशन खत्म हुआ तब उन्होंने ये बातें की, और उनके जो दूसरे मित्र थे वहाँ पे, फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने इसमें ऐड किया कि हम लोग निहोरा कर कर के, कोई स्पीकर आता है कहीं से तो उसको कुछ ऑडियंस दिखनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ भी यही होता है, अपने यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो पोल खोल रहे हो सर। सेमिनार वगैरह होते हैं तो सारे आपके सुपरवाइजर जो है आपको पकड़ पकड़ के कहते हैं, भाई जाओ बैठो जाओ बैठो जाओ बैठो, कहते हैं हम लोग कर करके बिठा भी लेते हैं थोड़े बहुत, तो 20-25 मिनट के बाद उठ के जाना शुरू कर सकते हैं, उसको कौन रोक सकते हैं। लेकिन मेरा लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर चला और 1000 विद्यार्थी थे टोटल उस हॉल के अंदर में, 800 के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी थी, करीब 200 लोग बैठ नहीं पाए थे, या सीढ़ियों में बैठे थे, या इधर उधर बैठे थे, या खड़े थे।
कोई व्यक्ति गया नहीं वहाँ, एक व्यक्ति भी गया नहीं पूरे 1.5 घंटे, जब तक खत्म नहीं हो गए, धन्यवाद ज्ञापन शुरू हुआ तब जाकर गया। ये इतना जो उसका फोटो खिंचवाने के अंदर में इट टूक मी 45 मिनट्स। मैं बाहर कुर्सी लगा के बैठ गया धूप में, जिसको जैसे आना है आओ, जैसे खींचना है खींचना, मैं यहाँ चैन से बैठा हुआ हूँ। इट टूक 45 मिनट्स। अब वो भी तब जबकि वहाँ के जो एनएसएस के सारे विद्यार्थी जो व्यवस्था में लगे थे, वो सब स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहे थे, हो गया बाहर निकलो, ये करो, ऐसा वैसा। ये तो देश ने जितना प्यार मेरे को दिया है ना, वो अनपैरेलल। सर अब फोटो की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले हम लोग एक मीटिंग में थे ऑनलाइन, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है अभी तक। सर दूसरा जो एच.सी. वर्मा की बात है, मतलब आपने एक तो बंदरों का जो सम्मान बढ़ाया अपनी बुक में, हमारे आपके बंदर काफी प्रचलित है, हमारे पूर्वज भी तो है। अच्छा इसे ध्यान में रख के लिया गया? ऐसा सर बंदरों से क्या ऑब्सेशन है आपका? नहीं, बंदरों से ऐसा कुछ खास नहीं है, और बहुत ज़्यादा है भी नहीं जितना उनको प्रचारित किया गया है। टोटल संख्या पेजेस देखोगे कितने पेजेस में बंदर हैं, तो ज़्यादा में नहीं मिलेंगे, 5-6 पेजेस में ही मिलने वाले हैं। 1000 पेज की मेरी किताब है। बट यस, उन बंदरों ने बहुत ख्याति प्राप्त की है। और हमें ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए थे जो हमारे बच्चे देखते रहते हैं, इधर पर देखते रहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए थे। अपनी सारी फिजिक्स का जो ये है ना पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग मुझे करना था उन चीज़ों के माध्यम से जो कि बच्चों के लिए फेमिलियर है। तो ये जो बंदर होते हैं वो इस प्रजाति के हैं, वो काफ़ी जगह जगह दिखते हैं, उछलते कूदते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है, वो उससे कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। कुत्ता चलता है, बिल्ली चलती है, गाय चलती है, उससे बच्चे कनेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन बंदर उछल करके उस डाली पे गया, वहाँ से वहाँ गया, तो उसको देखते हैं ना, तो उनको अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि सड़क पे गाय चल रही है। तो ये पीछे की भावना थी कि जो हमको उस बच्चे के ज़िंदगी में उतरना है, हमको उसके केवल दिमाग में नहीं उतरना है, हमको उसके ज़िंदगी में उतरना है, उसके दिल में उतरना है। तो ये बंदरों के आने की कथा इस प्रकार की। सर टीचिंग और रिसर्च के अलावा भी अगर आपके काम की बात करें, तो जब एनजीओ चलाते हैं, जो शिक्षा सोपान चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं कुछ नहीं चलाता हूँ, शिक्षा सोपान मुझे चलाता है। शिक्षा सोपान मुझे जीवन का एक उद्देश्य देता है, एक संतोष देता है कि हाँ, इस केंद्र के माध्यम से और काफ़ी सारे जो शिक्षक हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, उन तक मैसेज पहुंच रहा है, लोग कर रहे हैं, लोग उसके अंदर उत्साहपूर्वक जुटे हुए हैं, नए नए लोग ऐड आ रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता बन रहे हैं। तो एक जीवन का संतोष मिलता है, और वो जो जीवन का संतोष मिलता है वो फिर हमें ड्राइव करता है एक और काम करने के लिए। तो शिक्षा सोपान मुझे चलाता है। सर आईआईटी से तब रिटायर हो गए, लेकिन अभी जब काम कर रहे हैं रेगुलरली, इधर उधर जाना, घूमना फिरना जो भी है, तो इस उम्र में इतना काम कैसे, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? अब ये तो डॉक्टर लोग बता सकते हैं जांच पड़ताल करके, मैं क्या, मेरा विषय नहीं है। है एनर्जी तो है। अच्छा सर, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं जब फ्री रहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है, फ्री कहाँ से रहूँगा। कभी मूवीज वगैरह देखते हैं? आपको 3 महीने का वक्त लगा ना हमें पकड़ने में। फ्री रहने का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हो गया, आपने दे दिया टाइम। तो फ्री रहने का तो कोई वक्त ही नहीं है। अब मूवीज वगैरह देखते हैं कभी? आज तक कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और परिवार के साथ मैंने बहुत सारे सिनेमा हॉल में जा कर के मूवीज़ देखे हैं। टीवी पे कम देखे हैं, सिनेमा हॉल में जा कर के देखे हैं, अच्छे खासे देखे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं स्टूडेंट था उस समय भी देखा करता था, IIT कानपुर में ही था ना मैं स्टूडेंट। तो आपकी जो स्टूडेंट्स फिल्म सोसाइटी है, वो शनिवार और रविवार को 4 शो करती है। अब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, 2 शो शनिवार को, 2 शो रविवार को। तो उसमें पहले शो के अंदर में भीड़ लगा करके, और जो है हाँ चिल्लपों होती है, उसका आनंद लेना, वो सब किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं और कुछ नहीं करता। सर एक और जो फेमस जो मीम बनता है आपके ऊपर, कि जैसे आजकल जो मूवीज़ बनती है, तो इसमें एच.सी. वर्मा भी लाइक फिजिक्स कहाँ पर है? कि एक बंदा उड़ के इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, टेम्पो घूम रहे हवा में, तो इसे फिजिक्स का है, ऐसा मीम बनता है आपके ऊपर। आपने देखा कभी? मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया वगैरह पे मैं बहुत कम। सर आपके इतने पेजेस बन रखे हैं वहाँ पे, एच.सी. वर्मा ऑन इंस्टाग्राम, एच.सी. वर्मा ऑन फेसबुक,
वैसा है ना कि उसमें कोई ऑथेंटिकेशन तो होता नहीं है। आप भी बना सकते हो एचसी वर्मा के नाम से। सर एक तो इतना रियल लगता है कि मैंने खुद सोचा कि ये प्रोफेसर अस्सी वर्मा, ये तो मैंने वहाँ टेक्स्ट कर दिया कि सर मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। जवाब नहीं मिला। मेरा फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट बना था हम्म। और मैंने 102 का एक बार कोर्स पढ़ाया था, बहुत पहले, बहुत ज़माने पहले। और गौतम सेन गुप्ता जानते हैं आप? गौतम सेन गुप्ता अपने आई टी कानपुर में प्रोफेसर हम्म। फिजिक्स के हैं। तो वो उसके मेन इंस्ट्रक्टर थे और मैं उनके साथ को इंस्ट्रक्टर था। तो उनके सारी क्लासेस जो डिलीवर करते थे तो मैं बैठा करता था क्लास के अंदर में देखने के लिए कि क्या पढ़ाई हो रही है, तो बाद में मुझे भी पढ़ाना है। तो उन्होंने अपने क्लास में, पहले क्लास में उन्होंने कह दिया, इफ़ यू आर नॉट ऑन द फेसबुक यू आर नो बडी। इफ़ यू आर नॉट ऑन द फेसबुक यू आर नो बडी, ऐसा उन्होंने क्लास में स्टूडेंट्स को कह दिया सारे को, कि आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाओ और हम इस कोर्स की जो जानकारियाँ होंगी, ये होंगी, वो होगी, वो फेसबुक पेज पे रखेंगे, वहाँ से आपको देखना है। तो जब वो क्लास ख़त्म हो गया और मैं और गौतम सेन गुप्ता वहाँ से L7 से निकल कर के और इधर फैकल्टी बिल्डिंग आने लगे, तो हमने कहा, गौतम भैया मैं अभी तक मैं भी नोबडी हूँ, मेरे को कोई बड़ी बना दो। ये बता दो ये क्या होता है फेसबुक और कैसे कैसे उसमें अकाउंट खोलते हैं ताकि कोई नोबडी ना कहे मुझे। तो उन्होंने अपने ऑफिस में ले जा करके मेरे अकाउंट खोला था आप चलाते हैं सर और अभी वो उसे चल रहा है। फ्रीक्वेंटली? फ्रीक्वेंटली नहीं चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी बीच बीच में वो खोलता हूँ। मेरा देखने समय के लिए में कम खोलता हूँ, अपने बताने के लिए ज़्यादा खोलता हूँ। मुझे अगर कुछ है अच्छा, ये बढ़िया, ये पिक्चर अच्छी आई, अभी मैं श्रीनगर गया तो वहाँ की कुछ फोटोज आए, ये वो, ये डाल सकते हैं ना, तो उस समय मैं फेसबुक खोलूँगा, ये डालूँगा, फेसबुक बंद। दूसरे क्या लिख रहे हैं। सर आपने खुद को गूगल किया है कभी? नहीं, कुछ खास तो नहीं। आपका एक विकिपीडिया पेज है तो हाँ, वो वो पढ़ा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी उस हाँ, वो पे। पढ़ा है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें गलत भी लिखी हैं। जैसे कि मेरा कास्ट वास्ट गलत लिखा हुआ है। ओह शिट। पहले तो पढ़ा था, हमने कहा क्या है कास्ट लिखने का, क्या जरूरत है, फलाने कास्ट में जन्म हुआ है, अरे क्या है भैया। सर आपका नाम सर्च करते जो नीचे सवाल आते एकदम से बने बनाए कि एस वर्मा क्या करते हैं, व्हाट इज एस वर्मा मैरिड, व्हाट इज नेटवर्थ ऑफ एस वर्मा। सो वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेते हैं सर, वहाँ से जो गूगल में जो सवाल आते हैं। अच्छा, तो सर व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ एस वर्मा? कहना कठिन है, कठिन है, इसलिए कहना कठिन है कि जिसको कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है ना, वो मैंने कभी माना नहीं कि वो मेरे पास है। वो मेरे पास जरूर है लेकिन वो मेरा नहीं है। ओके। तो इस कारण से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए मुझे जितना चाहिए उतना ही मेरे पास पैसा है। बाकी जो पैसा है मैं उसका अकाउंट होल्डर हूँ और उसको कहाँ उपयोग होना चाहिए उसके मैनेजमेंट में मैं काम करता हूँ, मैनेजर हूँ उसका मैं। लेकिन मेरा जो अपना एसेट है वर्थ, वो उतना ही है जितना मेरे को न्यूनतम आवश्यकता है। अब मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है फ्रिज की, तो मेरे घर में फ्रिज नहीं है। मेरे घर में सोफ़ा नहीं, राइट, सोफ़ा की ज़रूरत नहीं है, यही वाली कुर्सी पे बैठते हैं, ये गुलाम जाते हैं मेरे घर में, देखते हैं। हाँ, तो मेरा उतना ही एसेट है, मेरा उतना ही नेटवर्थ है। सर मेरे दो विंगीज एक दिन एस्टिमेट कर रहे थे कि सर की नेटवर्थ क्या होगी। तो उन दोनों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि सबसे पहले एस सर की जो बुक है ये बिकती है 400 रुपए की, तो इसमें 10% ऐसे करके फिर हर साल इतनी कॉपीज बिकती होगी। तो सर बुक का क्या सीन है इससे, रॉयल्टी वगैरह का? अब ये देखो ना, अब यही है कि मेरी चर्चा है ना जगह जगह हो रही है, जो जिसका कोई रिश्ता नहीं है मुझसे, जिसका रिश्ता नहीं है, मेरी चर्चा कर रहे हैं ना, ये है मेरा नेटवर्क। भारतवर्ष में जिससे मैं कभी मिला नहीं, जिसने कभी मुझसे बात नहीं की, या तो मेरी किताब पढ़ करके, और या तो मेरे बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करके, या मेरे बारे में मीम बना करके, या कुछ भी करके, मेरी चर्चा पूरे देश के अंदर में हो रही है, यही मेरा नेटवर्क है। और आपको बताऊं, अगर आप दिल से जुड़ते हो ना सोसाइटी के साथ में, तो सोसाइटी आपको इतना सर आँखों पर लेती है, कल्पना नहीं करोगे। अभी जो मैं श्रीनगर से आया हूँ, तो वो लेक्चर वगैरह ख़त्म हो गया मेरा साइंस डे का। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है कोई अपनी अपनी बातें कहने के लिए। तो 4 बजे मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में मैं गया, मुझे ले जाया गया था।
वहाँ पर केमिस्ट्री बीएससी करने वाली एक स्टूडेंट, वो मेरे को मिली, शिवांगी नाम था। उसने मेरे को प्रश्न वगैरह पूछे, ये वो जैसे आप पूछ रहे हो वैसे उसने भी पूछे। वो पीछे ही पीछे रही हमारे, 1-2 मिनट का मामला नहीं रहा, लंबा मामला रहा। और बीच बीच के अंदर में चूँकि डिपार्टमेंट में है, उनके लोग हैं, वो अपना कुछ दिखा रहे हैं, फिर दूसरे एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट में गए, वो पीछे पीछे लगी रही। जब मौका मिला उसने कुछ बात किया। तो हो गया ठीक। दूसरे दिन मेरे को 9 बजे वहाँ से चलना था, तो उसको मालूम था कि मैं 9 बजे गेस्ट हाउस से चलूँगा। वो 9 बजे के पहले फिर से आई वहाँ पे, उसने फ़ोटो वोटो खींची और ये सब किया भैया। जब मैं गाड़ी में बैठा ना, तो मैंने देखा शी वाज़ क्राइंग, आँखों से आंसू निकल रहे थे। पहली बार मिला, आँखों से आंसू निकल रहे थे। मैं गाड़ी से वापस उतर करके उसको मैंने थोड़ा शांत किया। ये है नेटवर्थ, और ये जो कमाई है ना, इसका पैरेलल मिलेगा नहीं शिक्षा जगत में, तो शायद किसी के पास नहीं मिलने वाला है। जैसे दूसरे जगत में भी शायद ही मिलने वाला है। फॉलोवर हो सकते हैं, मिलियंस फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन ये दिल का रिश्ता ऐसा कि आंसू आए आँख के अंदर में, जस्ट 1-2 घंटे की मुलाकात के बाद जब बिछुड़ रहे हैं हम अपने वहाँ से डेस्टिनेशन चल रहे हैं, तो ये है भैया, ये है मेरा नेटवर्क। सर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। हाँ क्योंकि मैंने आपका जब जिक्र किया बच्चों के सामने कि हम सर का से शूट करने वाले हैं, तो सर से ये पूछना या फिर ये तो पूछ के ही आना, तो काफ़ी सजेशंस मिले उनके। सर इसके सिवा कितनी कॉपीज बिक चुकी है अभी तक HC वर्मा की? मैंने हिसाब किया नहीं है, लेकिन हाँ कि आप सभी जानते हैं कि अच्छी बिकती है, और जितनी बिकती है उससे ज़्यादा नकली किताबें भी बिकती हैं। उसके बाद हर साइट पर उसका PDF अवेलेबल है, इलीगल PDF अवेलेबल है। तो जितनी बिकनी चाहिए शायद उसका 1/4 बिकती होगी या 1/5 बिकती होगी, 20% बिकती होगी। फिर इतने दिन से चूँकि वो एक ही किताब है, उसका सेकेंड एडिशन नहीं हुआ है, 32 साल हो गए। तो इस कारण से जो बड़े भाई की पढ़ी हुई छोटा भाई पढ़ रहा है, तो वो किताब मेरी खरीद नहीं रहा है क्योंकि इससे काम चल रहा है, तो वो भी है, तो वो तो एक लीगल बात हो गई। तो ये सब मिला करके जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दैट नंबर इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द कॉपीज विच आर सोल्ड। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर जो अगला जो सवाल जो गूगल पे आता है कि इज HC वर्मा मैरिड, तो इसका क्या जवाब है? किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी से ये सवाल पूछा, तो मुझसे क्यों? ये पीछे अब्दुल कलाम से किसी ने ये सवाल पूछा, तो मुझसे क्यों? अब मैं खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा मेरी मर्जी है ना। आप कैसे बोलोगे कि खाना क्यों नहीं खाते हो भाई? नहीं खाता हूँ। हाँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी अपनी माता जी को ये एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि इन लोगों ने भी शादी नहीं की, तो आप मुझे भी ना ही कहे। सर इसके सिवा आपने कभी फ़ायदा उठाया HC वर्मा होने का, क्योंकि आप सेलिब्रिटी स्टेटस होल्ड करते हैं, तो कभी कुछ ऐसे फ़ायदा उठाया है कि कुछ छोटी मोटी जगहों पे? किस तरीके जैसे लाइन में ना लगना हो कि HC वर्मा हो? नहीं, जो लाइन में लगे हैं वो मेरे तो देश के लोग हैं ना, मेरी सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनको बाईपास कैसे करूँगा? मुझे उसी में जाके खड़ा होना है लास्ट के अंदर में। सर इसके सिवा यू आर वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आपको जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था पद्मश्री, इंडिया का जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई, कब आपको मिला? मुझे पता नहीं है कुछ भी, ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है मुझे। लोगों ने बड़े सीक्रेट ढंग से किया, जिसने भी किया। बाद में पता चला कि ये सब IIT कानपुर के जो अधिकारी हैं उन्हीं का प्लान था पूरा। अच्छा। मेरे को तो वो 24 जनवरी को फ़ोन आया मिनिस्ट्री से, जिसमें मुझे फ़ोन पे सूचित किया गया, और मेरा पहला रिएक्शन था कि आपने गलत नंबर लगा लिया, किसी और को लगाना था, आपने कहाँ लगा दिया। बट देन दे कन्फर्म कि नहीं सही नंबर है। तो तुम वहाँ से मुझे पता चला, अच्छा मेरे भी लिए कोई फाइल चली थी। मुझे एब्सोल्युटली नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, और अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में धीरे धीरे जब सब हो गया तो कुछ परतें खुली तो पता चला, अच्छा IIT कानपुर के ही लोगों का ये षड्यंत्र था। तो उस टाइम तो हम लोग इतने खुश हो गए थे कि आपकी जो फोटो आई थी चश्मा लगा के फिर कुर्ते में ऐसे, हम सब लोग तो इतने शेयर।
और हम लोग काफ़ी इमोशनली कनेक्ट करते थे आपसे, तो जब आपको पद्मश्री मिला तो हम तो बिल्कुल फ्लैट हो गए वहीं पे। सर एक्सपीरियंस कैसा था वो वहाँ पे? देखो, ऐसा है ना कि मेरे को पद्मश्री का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। भारत सरकार का पुरस्कार है, चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो उसका तो मैं मुझे आदर करना मेरा कर्तव्य है ना? भारत का अगर आदर करना है तो उसका भी आदर करना। लेकिन जब मैं कह रहा था, मेरे को उससे, उसके जैसे या उससे भी और दिल को छूने वाले अवार्ड रोजाना मिलते हैं और मिलते रहे हैं, लंबे समय से मिलते रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी ट्यून्ड हूँ, मैं ऑलरेडी ट्यून्ड हूँ। तो पद्मश्री का रिवॉर्ड मिलने से मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, कोई वेव नहीं, पल्स नहीं उत्पन्न हुई, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। एक ही चीज़ अच्छी लगी कि हमें राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिला। उस मेडल से उतना रिश्ता नहीं बन पा रहा था मेरा, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन के अंदर में मैं पहली बार अंदर में गया। महामहिम जहाँ बैठते हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री इधर बैठे हैं और वित्त मंत्री उधर बैठे हैं और गृह मंत्री उधर बैठे हैं और ये हैं वो हैं, बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ जिनको हम टीवी के पर्दों पर ही देखते रहे हैं, वो मेरे आसपास में है। तो वो एक अच्छा अनुभव हुआ कि हाँ, मेरे को एक मौका मिला इन लोगों से सीधी बात करने का। हाँ, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा टच कर रही थी, बजाय कि वो मेडल पहना दिया और वो सर्टिफिकेट दिया। वो सर्टिफिकेट कहाँ है मुझे पता भी नहीं है अभी। उसी फिजिक्स की इक्वेशन लिख रही कहीं पे। मुझे पता भी नहीं है। एक दिन वो कुछ हो रहा था तो मैं तो ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं। कहाँ रख दे मालूम नहीं। तो उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, एक तो ये कि उस फंक्शन का अपना खुद का एक्सपीरियंस, एम्बियंस का एक्सपीरियंस जो था, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज यूनिक फॉर मी। और दूसरा था कि उस फंक्शन के पहले और बाद में जहाँ हम लोग ठहरे थे होटल के अंदर में, वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे थे। पद्मश्री तो मतलब सर कुछ फिल्म स्टार, नहीं सिंगर्स? नहीं 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 नहीं, ना ना, दो चार थे वो, बस वो दो चार ही थे, ज़्यादा नहीं थे वो। पाँच रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। पद्मश्री मिलता है कुछ 120-125 लोगों को एक साल में। फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब मिलते हैं ना। तो कुछ इतने सारे लोग, तो फंक्शन के पहले जब मैं पहुंचा हूँ और उस समय जो थोड़ा समय मिला है, उस समय इनमें से कई सारे लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। और बाद में फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब सब लौटे हैं होटल, तो फिर से हमें थोड़ा सा बात करने का इन लोगों के साथ में मौका मिला। तब हमने देखा कि कितने अच्छे अच्छे लोग भारत के अंदर में कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो दैट वाज एक्सपीरियंस, दैट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। लेकिन अपने लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी ने पहनाया बनाया, उससे तो कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत सरकार का पुरस्कार है, मैं पूरा सम्मान करता हूँ उसको, पूरा आदर करता हूँ। सर इसके सिवा जब आप रिटायर्ड हैं तो काफ़ी ऐसी खबरें भी आती है कि सिरमा पॉलिटिक्स में जाएंगे या फिर जाना चाहते हैं या पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या राज है? तो लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कहते हैं, उसमें मेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर आप क्या कहते हैं वो हम जानना चाह रहे हैं। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो आपको मैं करता हुआ दिखता हूँ ना, वो वही मैं कहता हूँ, वही मेरा कहना है। मेरे को अपने देश के सभी विद्यार्थियों के साथ में, सभी शिक्षकों के साथ में, सभी आम जनों के साथ उनके इसमें कंट्रीब्यूशन करना है, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है। नेचर के लाइफ, नेचर का भी अपना एक लाइफ है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। और कोई, अब उसके रास्ते कई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, उसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। मेरा रास्ता पॉलिटिक्स का रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता शुद्ध रूप से शिक्षा का रास्ता है। तो शिक्षा के रास्ते के माध्यम से मैं सबके साथ कनेक्ट करूँगा और जो जो भी कठिनाइयाँ हैं उनके साथ बांटूंगा। मैं भी उसी देश का नागरिक हूँ, उन्हीं कठिनाइयों से मुझे भी गुजरना है। सर पटना कॉलेज से रहे जहाँ से काफ़ी मंत्रिमंडल, छात्र नेता ये सब होते थे, तो उस टाइम का भी एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, मैं जिस समय में पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था बीएससी, उसी समय में जब प्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन नाम दिया गया था। संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति आंदोलन था और उसका मकसद ये था कि पूरी व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। पूरी व्यवस्था, हर तरह की जो है, न्यायपालिका हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पुलिस हो, बिजनेसमैन हो, शिक्षा हो, तो संपूर्ण क्रांति लेकर के आएंगे, ऐसा उसका टाइटल था उस इसका।
तो उसके अंदर मैं जो उसी समय में अपने लालू प्रसाद जी और सुशील मोदी जी, अश्विनी चौबे, रविशंकर, ये सब उसी समय के प्रोडक्ट है। और इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पहले छात्र संघ के चुनाव के अंदर में ये लोग हुए, फिर वहाँ से उनकी अपनी शुरू हुई राजनीतिक यात्रा। और इस आंदोलन के अंदर में लोगों ने बड़ी अच्छी भूमिका सभी ने निभाई, लालू प्रसाद से लेकर के और रविशंकर तक जो मैंने नाम लिए। तो उस समय में बहुत तरह के जुलूस निकलते थे, विरोध प्रदर्शन होता था, धरने दिए जाते थे सरकारी ऑफिसेज के सामने में। तो उन सब समय में मैं उसमें शामिल अमूमन रहा करता था। वो तो था। छोड़ना नहीं है, कोई अछूता ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चीज़ अछूत नहीं है। अच्छा। कोई जीवन का कोई भी आयाम जो सामाजिक आयाम है, जिसमें समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो अछूत नहीं है। हमें उसके जाके कि वहाँ बैठने में कोई गुरेज नहीं है और करने में कोई गुरेज नहीं है। सर आप उस टाइम अगर कंटिन्यू करते तो आज देश को बहुत अच्छा पॉलिटिशियन मिल सकता था। तो शिक्षक नहीं मिलता बहुत अच्छा। सर पॉलिटिक्स में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। शिक्षा में नहीं है क्या? शिक्षा में भी है शिक्षा में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखो पॉलिटिक्स के स्फीयर में आप देखोगे तो इतने सारे लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, है ना? बहुत अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पे, गड़बड़ भी मिलेंगे लेकिन ये भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप ढूंढोगे ना तो वो परसेंटेज कम है। जो ऐसे दिल से जुड़ करके शिक्षा के साथ में काम कर रहा हो वो परसेंटेज बहुत कम है। जो लोग मन से काम करना चाहते हैं वो परसेंटेज शायद कम नहीं होगा, लेकिन वो क्षमता भी विकसित हो कि वो कर सकें। मन में तो है करने का, ईमानदारी पूर्वक है, लेकिन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी तो करेंगे ना। तो जो एक्चुअल डिलीवर कर रहे हैं वो संख्या अगर हम देखते हैं अपने शिक्षा जगत के अंदर में तो वो कम है बजाय उधर। तो उधर में एक दो कम ज़्यादा हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इधर में एक दो कम ज़्यादा हो तो इसमें फर्क पड़ने वाला है। सर अभी वो जेल वाला बताइए ना थोड़ा सा, वो आपने मिस कर दिया जब जेल गए थे। हाँ वो वही समय था, जयप्रकाश नारायण ने एक जुलूस निकालने का आह्वान किया था और तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो पहुँचे थे उनके निवास पे। कदम कुआं पटना में उनका निवास है, तो वहाँ पर सभी लोग पहुँचे थे कि यहाँ से जुलूस चलेगा। लेकिन धारा 144 लग गई तो लोग पीछे हट गए, किसी ने जुलूस ही नहीं निकाला। अब हमें तो ये अटपटा लग रहा था कि जब अनाउंस्ड है कि जुलूस निकलेगा कल 11 बजे और हम सब लोग वहाँ पे हैं और 144 लग गई और पुलिस आ गई तो हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, तो संघर्ष क्या करेंगे फिर? संपूर्ण क्रांति कहाँ से करेंगे? क्रांति कहाँ से आएगी? वो तो भ्रांति हो गई सारी। तो हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो थे, 8-10-12 स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ नहीं अपना नारे वारे निकाल के हम सड़क पर उतर गए और हम उतर गए तो फिर पीछे से कुछ और लोग भी जुड़ गए, तो वो 40-50 लोग जो वो अपना नारे लगाते हुए आगे बढ़े। तो हो गया, जुलूस निकला भाई। उसके बाद फिर कहीं पर पुलिस ने रोका कि 144 लगी है, आप नहीं जा सकते आगे। तो फिर हम लोग जैसे आंदोलनों में हुआ करता है, हम लोग नहीं, हमें तो जाना है, जुलूस तो हमें निकालना है, आप नहीं जाने दोगे तो हम यहीं बैठेंगे। तो हम लोग सड़क पे बैठ गए सारे के सारे। तो उसके बाद फिर पुलिस ने एक्चुअली अपनी गाड़ी लाई लगाई और उसके अंदर में ये हुआ कि अब हम गिरफ्तार करेंगे। तो वो जो 40-50 थे ना, उसमें से वो 30-40 खिसक गए तो पीछे से उठ करके चले और हम वही 8-10 बचे जो शुरुआत में निकले थे सड़क के ऊपर, जिसके पीछे और आए थे, हम वही 8-10 बचे। उन 8-10 को पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और हमें फुलवारी शरीफ की जेल के अंदर में लेकर के गए। वहाँ हमने 7 दिन खूब मस्ती की। हाँ, पुलिस ने की आपने की? हमने बहुत मस्ती की, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर टाइप था और उस समय में उस कालखंड में ऐसा नहीं था कि पुलिस और छात्र बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन, उस तरह का नहीं था। तो जेल में हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला और जेल में हमारी मुलाकात बहुत अच्छे अच्छे नेताओं से हुई। शिवानंद यादव जो हैं अभी उसमें जेडीयू में, तो उनके पिताजी रामानंद यादव, ये दोनों वहाँ पर जेल में एक दिन के बाद, मेरे वाले घटना से कोई मतलब नहीं था, दूसरी अपने क्षेत्र में, वो दोनों वहाँ पर आए। ठाकुर प्रसाद एडवोकेट बीजेपी के प्रसिद्ध प्रदेश अध्यक्ष थे, वो वहाँ पर लाए गए। भोला प्रसाद सिंह एक थे, कई सारे जो अच्छे बिहार के नामी गिरामी, कैलाशपति मिश्रा थे, नामी गिरामी लोग थे, वो वहाँ पर आए। तो वो 7 दिन उनके साथ बात करके
उनकी कैसे सोच उनकी कैसी होती है, राजनीति में एक्चुअली क्या होता है टॉप लेवल के ऊपर। हम तो अपना छात्र लोग तो सड़क के ऊपर जुलूस वुलूस निकाल के खत्म कर दिया कहानी, धरना वरना। लेकिन ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उस स्तर पर कैसे राजनीति की जाती है, क्या होता है कैसे नहीं होता है, वो सब उनसे बात करके हमने सीखा, वहाँ से जाना। तो इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन उसी बीच में पड़ गया था। तो समाजवादी खेमे के कई सारे नेता वहाँ पे थे, लेकिन किसी को लोहिया जी के बारे में मालूम नहीं था। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ करके रखा हुआ था पहले से, कभी का पढ़ा हुआ था मेरे को। तो मैंने इन लोगों को कहा कि लोहिया जी का जन्मदिन है, तो एक तो सभा तो होनी चाहिए, अपने इतने सारे लोग हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो सभा हुई। दूसरे जो कैदी थे, जो इस पॉलिटिकल वाले के नहीं भी थे, उन सबको भी हम लोगों ने आमंत्रण किया। उसमें से भी कई सारे लोग आए और फिर वो लोहिया जी के विचारों पर कुछ भाषण वाषण हुए। तो ये सब जेल में हो रहा था? हाँ, जो ये थे नेता लोग थे, वो लोग तो अपना जनरल बातें कि यहाँ समाज में बराबरी होनी चाहिए, लोहिया जैसे थे। मुझे कुछ घटनाएं स्पेसिफिक याद थी लोहिया जी के बारे में, तो मैंने वो सब रखी वहाँ पे। तो नाइस नाइस ट्रिप, पिकनिक बढ़िया रही हमारी 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर वो जो इधर के और दूसरे छात्र नेता थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ वो कागज़ पत्तर करके और वो हमें छुड़ाने का इंतज़ाम किया। 8वें दिन हमें पता चला कि हमारी छुट्टी हो गई है, हम जा सकते हैं यहाँ से। तो पर सर, जितना आपका राष्ट्र प्रेम है, उस समय आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा इतने लोगों के बीच में रहने के बाद थोड़ा सा इस तरफ जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो नहीं आया। वो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, वो जानकारी एकत्र कर रहा था कि क्या होता है राजनीति के अंदर। लेकिन मेरा जो एक था कि शिक्षा प्राइमरी है। देखो, शिक्षा प्राइमरी है। आप ठीक ढंग से सिचुएशन को एनालाइज करें, ये ज़रूरी है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स भी तभी अच्छी चलेगी ना, जबकि हमारा जो वोटर है, आम वोटर, उसकी एक ट्रेनिंग हो। उसकी एक ट्रेनिंग हो कि हाँ, देश के लिए समाज के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। उसमें अपना स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए, अपने कास्ट का स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए, अपने रिलीजन का तो ये ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करेंगे। वो अच्छे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी बस का नहीं है ये शिक्षक ही कर सकता है, और शिक्षा के माध्यम से ही इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो सर आप शिक्षा बहुत बेसिक है। शिक्षा बहुत बेसिक है, वो हर तरीके के उसको नीड को कैटर करती है। जहाँ पर भी आपको कुछ चाहिए ना, तो ये शिक्षा के माध्यम से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास समर्पित शिक्षक हो तो इसलिए उस रास्ते से मैं कभी भी डिगा नहीं। शिक्षा ही संपूर्ण क्रांति है। हाँ, शिक्षा के माध्यम से ही होना है जो है वो शिक्षा के माध्यम। ओके सर, ऑन द एंडिंग नोट में चाहूँगा कि आपका जो जीवन रहा है, आप उससे कुछ चीज़ें बताएं दर्शकों को, 4 या 5 एडवाइसेस, लर्निंग्स। देखो, एडवाइसेस तो मैं क्या कहूँगा, सभी लोग विद्वान होते हैं। मेरा मानना है कि मैंने पहले भी आपसे वार्ता में कहा था कि कोई बहुत ब्राइट और कोई नहीं ब्राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी लोग विद्वान होते हैं, सभी लोगों की समझ होती है। लेकिन हाँ, हमने एक विशेष परिस्थितियों में, स्कूल सिस्टम के अंदर में, समाज के अंदर में रह करके जो हमारी अपनी खुद की आंतरिक शक्तियाँ हैं ना, उसको हम डिम कर रहे हैं, उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं और डिपेंड हो रहे हैं दूसरों के ऊपर। हमें पिताजी ये करेंगे तब मेरा ये होगा, हमारा ये होगा, लेकिन तब होगा फ्रेंड। मैं क्या करूँ, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं क्या करूँ। ये मैं क्या करूँ वाला जो भाव है, वो हटना चाहिए। और मैं कर सकता हूँ ना, मैं करूँगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार मैं करूँगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दैट इज़ वन, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर यकीन रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, ये सबसे पहली ज़रूरत है। बड़े उद्देश्य रखो, और बड़े उद्देश्य का मतलब बड़ा पैकेज नहीं होता है। पैकेज बहुत छोटा उद्देश्य है। पैकेज जो है बहुत छोटा उद्देश्य है। पैकेज लेकर के आप तरह तरह की बीमारियों को ज़्यादा आमंत्रण देंगे बजाय सुखपूर्वक जीवन बिताने का। राइट। तो बड़ा उद्देश्य रखना है, पवित्र उद्देश्य रखना है, तो फिर वहाँ उसके लिए आप अपनी शक्तियों का कैसे उपयोग करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर में, आपके जीवन की सफलता इसी में आती है। जीवन की सफलता जो है वो धन अर्जन में नहीं है, मकान अर्जन में नहीं है, और नेम और फेम में भी नहीं है। लेकिन मैंने नेचर को कितना कंट्रीब्यूट किया है, मैंने सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितनी ज़िंदगियों को मैंने छुआ है, वहीं से निकल के आना है।
तो आप जो भी रास्ता चुनो, चाहे आप यूपीएससी के थ्रू जाओ, आप मैनेजमेंट के थ्रू जाओ, कैसे जो भी पॉलिटिक्स के थ्रू जाओ, एनजीओज के थ्रू जाओ, जो भी रास्ता चुनो, और ये ध्यान में रखने का है कि ये प्लैनेट बहुत खूबसूरत भी है और बहुत यूनिक भी है। सारी दुनिया विश्व ब्रह्मांड के अंदर में यहीं पर जीवन और कहीं नहीं। इतना स्पेशल ये प्लैनेट और इतने स्पेशल हम लोग हैं, तो उसको हम एनरिच करेंगे, उसको हम यहाँ रहने वाला जो समुदाय है उसको सुखपूर्वक रहने की दिशा के अंदर में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको मजबूत करने की दिशा में हम काम करेंगे। ये हैं बड़े उद्देश्य। तो इनको लेकर के और अपनी क्षमताओं का विकास करना, और अपनी क्षमताओं का विकास करने के कई पहलू हैं। एक तो जानकारियाँ अपने पास ज़्यादा हों तो हमारी क्षमताओं का विकास होता है, फिर उन जानकारियों का एनालिसिस हम कर सकते हैं ठीक से, वहाँ से होता है, और वो एनालिसिस करने के बाद हम नए रास्ते खोज सकते हैं कि इस रास्ते चलेंगे तो अच्छा होगा, इस रास्ते चलेंगे तो अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बिताएं अच्छी तरीके से, समय का पूरा उपयोग करें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकते हैं। बस यही सब संदेश है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। सर इसका तो हम काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे शूट करने का, मतलब लिटरली फैन बॉय मोमेंट। तो अब मैंने आपको 3 महीने से ट्राई कर रहा था, रिसेंटली आप वायरल भी हुए थे बीच में भी। अच्छा, सो हाँ, यू वेंट टू अयोध्या, मतलब ओके। तो जब आप अयोध्या गए तो काफ़ी लोगों ने उसे यूज़ किया 38 लोगों के खिलाफ, उन्हें मतलब चुप कराने के लिए कि देखो 80 वर्मा अयोध्या जा रहे हैं। तो सर ये किस तरीके से ठीक है, मतलब हाउ स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक टेम्परामेंट? देखो, मेरा अयोध्या जाने का जो कार्यक्रम था ना, वो बेसिकली जन संवाद का कार्यक्रम था, क्योंकि मैं हमेशा ही कोशिश में रहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ मैं बातें कर सकूँ, उनकी बातें सुन सकूँ, उतना अपना समाज को समझने का जो डेटा है वो बढ़ता है। तो अगर समाज में काम करना है, समाज के लिए काम करना है, तो समाज को तो समझना चाहिए, तो उसके लिए वो डेटा चाहिए अपने को। तो अयोध्या जाने के पीछे कोई एथिस्ट या बिलीवर या इस तरह का कोई स्पिरिचुअलिटी, साइंस, ये सब मुद्दे ही नहीं है। बहुत सिंपल सा मुद्दा है कि इनविटेशन मिला, हमने उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हाँ, वहाँ जाऊँगा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, अलग अलग विचारधाराओं वाले जो हैं, साइंस के नहीं है, श्रद्धा से जाते हैं वहाँ पर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ बात होगी। तो एक अपनी सोसाइटी को इन टोटलिटी में समझने का वो मेरा प्रयास था। उससे ज़्यादा उसमें से अर्थ निकालना बेकार है।